नमस्कार साथियों, केजीएस परिवार में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी साथियों? जो बिहार दरोगा की हमारी टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज भी हम कुछ प्रश्नों को करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कई प्रश्न ऐसे हैं जिनका एक्सप्लेनेशन ठीक से हो जाता है, कई प्रश्न में हमें आंसर को टिक करके आगे बढ़ना होता है। तो मिला जुलाकर कुल मिलाकर एक अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि इस प्रश्न का उत्तर ये है, क्यों, कैसे चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं। तो थोड़ा सा आप भी इसमें अपनी तरफ से भी एफर्ट डालते ही हैं, बाकी हम इसकी रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कराते ही हैं ताकि आपको उतनी दिक्कत ना हो चीज़ों को करने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने प्रश्नों की, ठीक है। और इसमें साथियों जो पहला प्रश्न है हमारा वो है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के तहत नहीं लागू होता है? ठीक है भाई। पहला है संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता समाप्त की जा सकती है। हाँ भाई, ये बात तो ठीक है कि संसद के द्वारा कानून बनाया जाएगा, नागरिकता समाप्त करी जाएगी, है ना। नागरिकता जो है भाग 2 में आपको देखने के लिए मिलती है। किस में देखने के लिए मिलती है? संविधान के भाग 2 में देखने के लिए मिलती है। तो उसमें उससे सभी प्रावधान शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय विधायिका द्वारा बदले जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय विधायिका द्वारा बदले जा सकते हैं, ठीक है भाई। संविधान संशोधन के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत आवश्यक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को भंग कर सकता है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। आपको पता है कि राज्यसभा जो है वो तो स्थायी सदन है ना। राज्यसभा जो है वो तो स्थायी सदन है। राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं तो वो कैसा है? वो स्थायी सदन है, उसको तो भंग ही नहीं किया जा सकता, ठीक है भाई। तो इसका मतलब है डी आंसर इसका ठीक हो जाएगा, डी आंसर इसका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट जो है साथियों वो हमारा भारत के संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कुछ संशोधनों के लिए राज्यों की विधानसभाओं से कम आधे की सहमति आवश्यक है, ये बात ठीक है, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक नहीं है, ये गलत हो गया, ठीक है। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन केवल संसद द्वारा ही किया जा सकता है, ये बात भी ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 और 3, यानी कि 1 और 3 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक ही है, उस तरीके की चीजें यानी कि वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। आगे निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों को उनके संबंधित अनुच्छेदों से आपको मिलान करना है कि क्या आंसर इसका ठीक होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे केंद्र और राज्य संबंधों में प्रशासनिक निर्देश, अनुच्छेद 256, ठीक है, ये भी बात ठीक है। केंद्र राज्य संबंध से एक संबंधित आयोग भी है, सरकारी आयोग, उसका जिक्र कई बार कर लेते हैं पेपर में। राज्यों के बीच जल विवाद, अनुच्छेद 262, ये ठीक है। संसद द्वारा राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति, अनुच्छेद 249, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब है ए आंसर इसका ठीक होगा, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा, यानी कि ये हमारा ठीक यहां पर हो जाता है, ठीक है। अगला है भारत में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? अगर हम यहां पर बात करेंगे साथियों तो वो 552 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे संसद, तो संसद के मुख्य 3 अंग हमें देखने के लिए मिलते हैं। एक है लोकसभा, लोकसभा है ना, ये साथियों लोअर जो है हाउस है और ये जनता का प्रतिनिधित्व करता है। भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन ये हमें देखने के लिए मिलेगा, प्रतिनिधित्व करने वाला सदन हमें देखने के लिए मिलेगा। एक है राज्यसभा, राज्यसभा ये जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। और एक कौन सा हो जाएगा? तो एक संसद का सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के तौर पर हमें देखने के लिए मिलता है। तो सही आंसर इसका 552 हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संविधान के तहत स्वायत्त निकाय नहीं माना जाता है? तो यहां पर अगर बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये भी ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नीति आयोग जो है साथियों, वो नीति आयोग जो है साथियों अगर हम बात करेंगे तो वो संविधान के तहत स्वायत्त निकाय नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय परिवर्तन, राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान इसको कहा जाता है ना। पहले ये योजना आयोग हुआ करता था, पहले ये क्या हुआ करता था? योजना आयोग, योजना आयोग हुआ करता था, यानी कि
प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। उसके बाद में साथियों इसका नाम चेंज कर दिया गया 2015 में, और इसका नाम कर दिया गया नीति आयोग। तो नीति निर्माण में सहायक होता है नीति आयोग। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर साथियों, भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष माने जाते हैं। तो ये उसी से संबंधित है, ठीक है। अगला है भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निर्वाचन आयोग के सभी आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, निर्वाचन आयोग के सभी आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, ये तो सही नहीं है, ठीक है भाई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही हटाया जा सकता है, मुख्य, ये भी सही नहीं है। ये निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनावों का पर्यवेक्षण करने का अधिकार है, ये बात जो है, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। मुख्य निर्वाचन आयोग तो हाँ बिल्कुल ये ठीक है, निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनाव, ये गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। तो दूसरा सही पूछा है, तो दूसरा सही है, दूसरा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो इसका ठीक है, बाकी पहला और तीसरा वाला स्टेटमेंट ठीक नहीं है। अगला है, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों को उनके प्रमुख प्रावधानों से आपको मिलाना है। तो वो प्रावधानों से मिलाना है, तो साथियों अगर हम बात करेंगे, है ना, 52वां संशोधन अधिनियम दल बदल विरोधी कानून हो जाएगा, ठीक है। अगर 73वां बात करेंगे तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, बलवंत राय मेहता समिति जो है आपको, और 91वां हो जाएगा मंत्रिमंडल का आकार सीमित करना। सही आंसर इसका ए होगा, ठीक है भाई। पंचायती राज से संबंधित जो समिति है वो कौन सी है? तो वो है बलवंत राय समिति, बलवंत राय समिति, ठीक है। बलवंत राय समिति हमें साथियों यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, बलवंत राय समिति हमें देखने के लिए मिलती है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति जो है साथियों वो प्रोवाइड है? आर्टिकल 358 है ना। अगर हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध माना जाता है? तो वो है साथियों जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये ठीक है। समानता का अधिकार, ये भी ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये केवल भारतीयों के लिए पूछा है, तो वो सी आंसर होगा। केवल भारतीयों के लिए पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर इसका ठीक हमें देखने के लिए मिलता है, अगर केवल भारतीयों के लिए पूछा है तो। अगला होगा यहाँ पर, भारत में राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो अगर हम राज्यपाल की बात करते हैं साथियों, तो राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने की बाध्यता नहीं है, राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने की बाध्यता नहीं है, ठीक है। राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है, ये भी ठीक हो जाएगा। राज्यपाल को हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव पारित करना आवश्यक हो जाता है, ठीक है भाई, ये गलत है, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? केवल 1 और 2, केवल 1 और 2 जो है साथियों इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, है ना। अगला, राजकोषीय नीति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो राजकोषीय नीति जो है जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा किया गया था। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको माना जाता है? तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो एडम स्मिथ को माना जाता है, ठीक है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको माना जाएगा? तो वो एडम स्मिथ को मानते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? तो रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था 2017 में। साथियों पहले रेल बजट जो है वो अलग आता था, लेकिन फिर क्या किया 2017 में इन दोनों को मर्ज कर दिया, है ना भाई, कि वो जो मेन बजट आता है उसी में रेल बजट जो आता है, ठीक है। हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध ऐसी कंपनी जो मुख्य भूमि चीन से बाहर पंजीकृत हो लेकिन चीनी सरकार या चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित हो, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको साथियों कहा जाएगा ब्लू चिप कंपनी नहीं, रेड चिप कंपनी उसको कहा जाता है, रेड चिप कंपनी उसको कहा जाता है। हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं ये, तो ध्यान रखिएगा। यदि किसी बंद अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात नहीं होता है तो कुल मांग किसके बराबर हो जाती है? तो वो उपभोग और निवेश के बराबर हो जाती है, उपभोग और निवेश के बराबर हो जाती है ना। बंद अर्थव्यवस्था की विशेषता की अगर हम बात करेंगे तो ए आंसर इसका ठीक होगा। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो स्थायी रोजगार में नहीं है और पूर्ण बेरोजगारी के बजाय अपर्याप्त कार्य के कारण आंशिक रूप से बेरोजगार माना जाता है?
तो ऐसे व्यक्ति को साथियों हम क्या बोलेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी उसको कहा जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी उसको कहा जाएगा। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाए, स्थायी रूप से रोजगार में नहीं है पर और पूर्ण बेरोजगारी के बजाय अपर्याप्त कार्य के कारण आंशिक रूप से बेरोजगार माना जाता है, कार्य कर लेता है, कभी कभी घर बैठ जाता है, तो इस तरीके की चीजें जो है साथियों होती हैं, तो वो प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के व्यतिकरण का उदाहरण हमें देखने के लिए मिल जाएगा? तो प्रकाश का व्यतिकरण, सीडी का रंगीन दिखाई देना, ये तो ठीक है, व्यतिकरण का ही हो जाएगा। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखना, ये भी ठीक है। जल के सतह पर फैले तेल की रंगीन परत दिखाई देना, ये भी ठीक है। यानी कि इनमें से सभी जो है साथियों वो प्रकाश के व्यतिकरण का उदाहरण होगा। जैसे प्रकाश का प्रकीर्णन है, उसकी वजह से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, वो एक क्रिया हो गई। एक प्रकाश का विक्षेपण भी होता है जिसको डिस्पर्सन बोलते हैं, तो वो भी इंद्रधनुष वगैरह के लिए बनने के लिए हेल्प करता है। मतलब जो प्रिज्म वगैरह से रिलेटेड आप चीजों को जब जोड़कर देखते हो तो इसका सही आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। ठीक है, अगला है मिलान में गलत छांटना है आपको। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करेंगे तो समझिए, तेल के एक बैरल में 159 लीटर होते हैं, ठीक है। एक हॉर्स पावर बराबर 740 वाट होता है, ये भी ठीक है। एक डाइन बराबर 10⁻⁻5 किलोग्राम पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये भी ठीक है। 6 फीट बराबर 183, ये गलत है, डी आंसर इसका ठीक हो, है ना। 6 फीट बराबर 183 गुणे 10⁶ नैनोमीटर नहीं होता है। ठीक है भाई, अगला है केपलर के नियम के संबंध में विचार करना है। केपलर ग्रहों से संबंधित इनके द्वारा नियम साथियों दिए गए थे। अगर हम बात करेंगे, केपलर के कुल 3 नियम हैं, जिनमें प्रथम नियम कक्षाओं का नियम कहलाता है। तो केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए थे। पहला नियम जो है वो कक्षाओं की गति का नियम होता है, ठीक है। द्वितीय नियम को क्षेत्रफलीय चाल का नियम भी कह देते हैं, ये भी ठीक है। केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, एकदम ठीक बात है। केपलर का तृतीय नियम परिक्रमण काल का नियम है, जिसके अनुसार टी समानुपाती होता है आर क्यू के। यानी कि अगर सही कथन की बात करेंगे तो ये सभी सही है ना। ये सभी कथन जो है साथियों वो कैसे हैं, सभी कथन इसके सही माने जाते हैं। यानी कि डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन, है ना, 4 पहियों वाला जो वाहन है साथियों, वो अगर हम बात करेंगे बाहरी पहियों पर उल्टेगा, बाहरी पहियों पर उल्टेगा, ये तो ठीक है भाई। अंदर के पहियों पर उल्टेगा, ये अगर हम बात करेंगे ये तो मुझे नहीं ठीक लग रहा है। अगर हम यहां पर बात करते हैं तो ठीक है, ये गलत है। बाहर की तरफ फिसलेगा, ये भी ठीक है। अंदर की तरफ फिसलेगा, ये गलत है। मतलब ठीक है भाई, ये दोनों ठीक हो जाएंगे। 1 और 3, 1 और 3 जो है वो यहां पर सही हो जाते हैं। ये एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ, आपको पता है बाहर की ओर ही फिसलता है वो, ठीक है। अभिकेंद्रीय मतलब उसमें त्वरण होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है, ये उसी पर आधारित होता है पूरा का पूरा। आपने देखा होगा हल्की सी मोड़ होती है, वहां पर रोड को हल्का सा इस तरीके से झुका लेते हैं, तो इसी वजह से किया जाता है, ताकि वो अभिकेंद्रीय बल या उस त्वरण का मान कम हो और चीजें आसानी से मुड़ जाएं। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। 2 समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा साथियों, उनके वेगों का अनुपात होगा 2:3। ठीक है, उनके वेगों का अनुपात क्या होगा, k बराबर ½ mv², जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, अगर उससे सॉल्व करेंगे हम तो ये 2:3 यहां पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण निर्भर करता है द्रव्यमान पर, त्रिज्या पर, द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर, या तो द्रव्यमान या तो त्रिज्या पर। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करेंगे साथियों, ये द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है अगर हम यहां पर बात करते हैं तो। ठीक है भाई, देखो इसका वो फॉर्मूला गुरुत्वीय त्वरण का मतलब होता है वो g, और g की जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप देखते हो हमेशा। ये लगभग हमारे मध्य अक्षांशीय जो क्षेत्र होते हैं उन पर निकाली गई वैल्यू है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये भूमध्य रेखा है ना, तो इस भूमध्य रेखा से होता है ना कि भार का वैल्यू पूछा जाता है, कहाँ ज्यादा कहाँ कम होता है, तो इसी तरीके से यहां से ये जो रेडियस है यहाँ ज्यादा होती है, रेडियस ज्यादा होगी तो जी की वैल्यू कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये एक जो है आइडियल सिचुएशन में ये वैल्यू निकाल ली गई है, पर ये वैल्यू पूरी पृथ्वी पर सेम नहीं होती, चेंज होती रहती है, और अलग ग्रह पर जाएंगे तो चेंज होती है। ठीक है, आगे मिलान करना है प्रकाश का विवर्तन।
तो प्रकाश के विवर्तन की अगर हम बात करेंगे साथियों यहाँ पर, ठीक है, प्रकाश के विवर्तन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो समझिए प्रकाश का आंशिक रूप से मुड़ना, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश के ध्रुवण की अगर हम बात करेंगे साथियों यहाँ पर, ठीक है, प्रकाश के ध्रुवण की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, यह केवल अनुप्रस्थ तरंग में होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मृग मरीचिका का बनना और प्रकाश का प्रकीर्णन नीला दिखाई देना। ठीक है, चौथे का ए, तीसरे का बी, ए आंसर इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन मृग मरीचिका हो गया। हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, ठीक है, तो हीरे का चमकना भी इसी पर आधारित होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही आधारित होता है। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे जाना जाता है, तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रिस्टस को ही जाना जाता है। जंतु विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु को जाना जाता है। ठीक है भाई, अगर हम बात करेंगे केवल अगर पूछा जाए फादर ऑफ बायोलॉजी तो अरस्तु का ही नाम लिखेंगे हम, फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का जनक किसको माना जाएगा, तो जीव विज्ञान का जनक जो है वो एरिस्टोटल, अरस्तु को ही माना जाएगा, अरस्तु को ही माना जाएगा। ठीक है, कसाव किस जीव के साथ पाया जाता है, तो कसाव की अगर हम बात करेंगे ये साथियों युगलिना के साथ जाना जाता है। प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोआ है, आपको पता होगा, एक प्रोटोजोआ है, और ये ऐसा प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से मलेरिया रोग होता है, मलेरिया रोग जिसकी वजह से होता है, ये वो प्रोटोजोआ रोग हमें देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है, तो समसूत्री विभाजन की अगर हम बात करेंगे साथियों मेटाफेज में, मध्यावस्था में, मध्यावस्था में, मध्यावस्था में, ठीक है, मध्यावस्था में इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है भाई, क्लियर, मध्यावस्था में हम गुणसूत्रों का अध्ययन करते हैं। गुणसूत्रों बेसिकली क्या होते हैं, तो ये एक प्रकार का प्रोटीन ही हमें देखने के लिए मिलता है ना, जो हमारे कहाँ पर केंद्रक में उपस्थित होते हैं, केंद्रक में ये उपस्थित होते हैं, और हिस्टोन प्रोटीन वगैरह होता है, उन्हीं के धागेनुमा संरचनाएं बन जाती हैं जो गुणसूत्र कहलाती हैं। तो इसका सही आंसर मेटाफेज होगा। ठीक है, डीएनए और आरएनए का निर्माण कहलाता है, तो ये प्रतिलेखन कहलाता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन इसको कहते हैं, प्रतिलेखन इसको कहते हैं। ठीक है भाई, और इससे भी सवाल आते हैं, ठीक ठाक सवाल इससे जो है अलग अलग, एनटीपीसी में कई बार सवाल इससे पूछा गया है कि प्रतिलेखन वाले जो है तो वो गुणसूत्र से ही जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जो है साथियों वो संयोजी नहीं है, तो अगर हम संयोजी की बात करते हैं साथियों तो डी जो है वो संयोजी ऊतक नहीं है। देखिए बॉडी के अंदर 4 प्रकार के ऊतक हमें देखने के लिए मिलते हैं ना, 4 प्रकार के ऊतक देखने के लिए मिलते हैं। एक होते हैं संयोजी, एक होते हैं संयोजी, एक होते हैं पेशीय मस्कुलर टिश्यू, एक होते हैं तंत्रिका, तंत्रिका ऊतक, और एक होते हैं हमारे, ठीक है, उपकला ऊतक जो है साथियों वो हमें देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि एक कनेक्टिव टिश्यू हो गए, एक मस्कुलर टिश्यू हो गए, एक न्यूरल टिश्यू हो गए, है ना, ये हो गए, और एक हमारे कौन से होते हैं एपिथेलियल टिश्यू जो है उपकला ऊतक जिनको हम कह देते हैं, एपिथेलियल टिश्यू जिनको हम कह देते हैं। ठीक है, तो ये वाले टिश्यू हमारे होते हैं, ये वाले टिश्यू हमारे होते हैं। ठीक है, अब संयोजी ऊतक का मतलब है वो टिश्यू जो पूरी बॉडी को जोड़कर रखने का कार्य करता है, तो रक्त हो गया, उपास्थि हो गई और अस्थि हो गई, ये कनेक्टिव टिश्यू हैं। ऐसे ही अगर यही कनेक्टिव टिश्यू हमें पेड़ पौधों में पूछे जाए, पेड़ पौधों में कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं, तो पेड़ पौधों में साथियों कनेक्टिव टिश्यू कौन से होंगे, तो पेड़ पौधों में होते हैं फ्लोएम एवं जाइलम, फ्लोएम, फ्लोएम एवं जाइलम। ठीक है, फ्लोएम एवं जाइलम जो है वो कनेक्टिव टिश्यू हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है भाई, क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। संयोजी ऊतक, ब्लड जो है वो एक संयोजी ऊतक है, पेड़ पौधों में फ्लोएम एवं जाइलम होते हैं, जंतुओं में जो है ये हो जाता है। किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है स्प्लीन को, प्लीहा को, है ना। अगर प्लीहा मान लीजिए ऑप्शन में ना हो तो यकृत भी कर सकते हैं, क्योंकि यकृत में भी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो, ठीक है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आरबीसी का निर्माण साथियों होता है ना रेड बोन मेरो में। कहाँ होगा,
रेड बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। रेड बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण हमें देखने के लिए मिल जाता है। रेड बोन मैरो में ये आरबीसी का निर्माण हमें देखने के लिए मिलेगा। आगे अगर हम बात करेंगे आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है, जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल कितना होगा, तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन आरबीसी का जीवन काल हमें देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है भाई, आरबीसी, लेकिन साथियों पता है जो भ्रूण होता है, भ्रूण में आरबीसी का निर्माण लिवर में होता है। भ्रूण में आरबीसी का निर्माण लिवर में होता है। आरबीसी की बात करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। इसका केमिकल नेम क्या है, एरिथ्रोसाइट इसका केमिकल नेम हमें देखने के लिए मिलता है। यकृत की बात करेंगे तो हिपेटोलॉजी इसके अध्ययन को कहा जाता है। हिपेटोलॉजी इसके अध्ययन को कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यानी कि मुझे लग रहा है कि इसका वजन भी सबसे ज्यादा ही होगा, 1.5 किलो के आसपास होता है, ठोस होता है ना। तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हमें देखने के लिए मिलती है। मायोसिन और एक्टिन क्या है, मायोसिन एक्टिन पेशीय प्रोटीन है, पेशीय कार्बोहाइड्रेट है, पेशीय वसा और पेशीय एंजाइम है। तो साथियों जो मायोसिन और एक्टिन है, ठीक है, ये हमारे क्या हो जाते हैं, ये हमारे पेशीय प्रोटीन हो जाते हैं। पेशियों का जो रंग है, पेशियों का जो रंग है, पेशियों का जो रंग है साथियों लाल रंग का होता है लगभग, और वो लाल रंग इन्हीं मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन के कारण ही होता है। ठीक है, मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन के कारण ही होता है। और प्रोटीन की यूनिट हमसे पूछी जाए कि प्रोटीन की यूनिट क्या है, तो प्रोटीन की यूनिट होता है अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या होगी, कार्बोहाइड्रेट की यूनिट होगी ग्लूकोज। क्या होगी, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की यूनिट होगी। वसा की यूनिट क्या होगी, फैटी एसिड। अलग अलग फैटी एसिड होते हैं अलग अलग तरीके से। तो ये पेशीय प्रोटीन है। बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं। ब्लड में हिपेरिन प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन है जो ब्लड क्लॉटिंग कराता है, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, हीमोग्लोबिन खुद एक प्रोटीन है, एंटीजन एंटीबॉडी प्रोटीन हो जाते हैं। ठीक है भाई, आंख में लेंस लगा होता है, ये प्रोटीन का बना है, हमारे बाल नाखून ये सब, यानी कि बॉडी का निर्माण जो है साथियों वो प्रोटीन से हुआ है। ठीक है भाई, क्लियर। लेकिन उसको चलाने के लिए कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है ईंधन के रूप में। अगला है ग्रेफीन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो अगर हम ग्रेफीन की बात करते हैं साथियों, इसके संबंध में गलत कथन हमसे पूछा है, यह कार्बन परमाणुओं की एकल परत है जो षटकोणीय जालक में व्यवस्थित होती है, ये तो ठीक है। यह विद्युत और ऊष्मा दोनों का उत्कृष्ट चालक है, ये भी ठीक है। यह त्रिविमीय संरचना वाला पारदर्शी पदार्थ है, ये गलत हो गया। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या होगा, सी आंसर। इसका उपयोग लचीले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। तो ये भी बात हमें ठीक देखने के लिए मिल रही है अगर हम ग्रेफीन की बात करते हैं। ठीक है, कार्बन के अपर रूप की बात आ जाए कभी कि कार्बन के अपर रूप का मतलब है निर्माण कार्बन से ही हुआ है। लेकिन अगर हम बात करेंगे साथियों तो उसके कार्बन के जो परमाणुओं को बैठने का सिस्टम है वो अलग अलग है। तो अगर अपर रूप की बात करेंगे तो हीरा हो जाएगा, हीरा, ग्रेफाइड हो जाएगा, ग्रेफाइड। और ग्रेफाइड आपको पता है विद्युत अधातु है, नॉन मेटल है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, डायमंड, हीरा, तो ये भी कार्बन का सबसे शुद्ध रूप तो भैया हीरा को ही माना जाएगा। ठीक है भाई, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बात करेंगे। ड्यूराल्यूमिन नामक मिश्र धातु की असाधारण मजबूती मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है। तो ये बात आपको बतानी है। यहां पर अगर हम बात करेंगे साथियों ड्यूराल्यूमिन, जिंक तो नहीं होगा, सिलिकॉन भी नहीं है, तांबा सही होगा इसका, कॉपर। एज हार्डनिंग जो है साथियों प्रक्रिया होती है वो तांबे से संबंधित मानी जाती है। ये आपको ध्यान यहां पर रखना है। अगला होगा धूप घड़ी के लेंस बनाने के लिए किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है। साथियों धूप घड़ी के लेंस बनाने के लिए हम पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या होगा, एस्पिरिन जो टेबलेट आती है आपने इसका नाम तो सुना ही होगा, इसका नाम होता है साथियों एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, जितनी भी टेबलेट आती हैं वो एसिड और बेस ही होते हैं। पूरा का पूरा जो बॉडी है, इस पूरी बॉडी को कंपोजिशन की बात करेंगे तो एसिड बेस पे चलता है पूरा खेल।
है ना, अम्ल और क्षार पे चलता है पूरा का पूरा खेल। पूरी बॉडी की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल जो है हो जाएगा। चांदी के चम्मच में अंडा खाने की मनाही की मान्यता है का संभावित वैज्ञानिक कारण क्या है? बहुत पुराना क्वेश्चन है साथियों ये, लेकिन अच्छा सवाल है। चांदी अंडे के पोषक तत्वों को नष्ट कर देती है, गलत बात। चांदी एक भारी धातु है जो अंडे से मिलकर जहरीली हो जाती है, ये भी गलत। अंडे में उपस्थित सल्फर चांदी के साथ क्रिया करके काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बना देता है। चांदी और अंडे का संयोजन पेट में अम्लता पैदा करता है। देखो अंडे में क्या होगा? प्रोटीन। अंडे में क्या होता है? तो अंडे की बात करेंगे तो अंडे में होता है प्रोटीन, और प्रोटीन जिन यौगिकों से मिलकर बना होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, तो वैसे ही प्रोटीन बना होता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर। सल्फर एक्स्ट्रा होता है उसमें, जबकि कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो ये कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बना होगा। तो सल्फर जो है वो चांदी के साथ क्रिया कर लेता है, कौन सा यौगिक बना लेता है? सिल्वर सल्फाइड, जो ठीक नहीं माना जाता, इसीलिए चांदी का कलर वगैरह भी चेंज हो जाता है, आपने देखा होगा। हाइड्रोजन गैस को भौतिक रूप में संग्रहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो अगर हम यहां पर बात करेंगे उच्च दाब पर गैसीय रूप में इसको प्रयोग करेंगे तो ये हमें देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है भाई। अगला, मई 2025 में भारत ने अपनी अगली जनगणना के लिए नए डेटा को शामिल करने की घोषणा की है, तो वो डेटा हमें किस रूप में देखने के लिए मिल रहा है? जाति घटक डेटा। ये देखो किया तो पहले भी जाता था, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं रहता था। अब हम इस चीज को करेंगे भी और उसको ऑफिशियल लाएंगे भी। अगर हम भारत में पहली जनगणना की ही बात कर देते हैं तो 1872 में साथियों जनगणना हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय। लॉर्ड मेयो के समय अव्यवस्थित, या ये हम कह सकते हैं इर्रेगुलर जनगणना ये थी। ठीक है, इर्रेगुलर ये थी। उसके बाद 1881 में, है ना, 1881 में साथियों की गई। तो ये जो जनगणना की गई थी, ये जनगणना एक रेगुलर जनगणना हमें देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है भाई, क्लियर। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है 7 मई 2025 को भारत में कौन सा बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय नागरिक रक्षा अभ्यास घोषित किया गया था? तो अगर हम यहां पर बात करते हैं साथियों, ऑपरेशन अमृत नहीं है, ऑपरेशन अभ्यास इसका सही आंसर होगा। ऑपरेशन अभ्यास इसका सही आंसर होगा। अक्टूबर 2025 में भारत को किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के एशिया पैसिफिक ब्यूरो के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है? तो यहां पर अगर हम बात करेंगे यूनेस्को ICADS ये हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करेंगे, ये सभी जो आप देख रहे हैं, यूनेस्को हो गया, ILO हो गया, WHO हो गया, ये सब UNO संयुक्त राष्ट्र संघ की ही ब्रांचेस मानी जाती हैं। ये सब किससे कनेक्ट रहती हैं? तो ये सब संयुक्त राष्ट्र संघ की ही जो है ये संस्थाएं हैं जो लगातार काम करती हैं जनहित के लिए। पूरे वैश्विक स्तर पर काम करने वाली संस्थाएं ये देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, अक्टूबर 2025 में भारत ने किस देश में तकनीकी मिशन को एम्बेसी में अपग्रेड करने की घोषणा करी है? तो वो साथियों अफगानिस्तान में, है ना। आपको पता ही है कि अफगानिस्तान से अभी मतलब कई चीजें हमने देखने के लिए मिली, न्यूज में थी। तो वहां पर साथियों तकनीकी मिशन को एम्बेसी में अपग्रेड करने की घोषणा जो है करी है। जुलाई 2025 की अगर बात करते हैं, भारत ने कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया जो कृषि एवं जल संसाधन की निगरानी के लिए समर्पित माना जाता है साथियों? तो वो एग्रीसैट-1 इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। एग्रीसैट-1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना। ठीक है ना भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगस्त 2025 में भारत ने किस देश के साथ इंडो पैसिफिक साइबर सुरक्षा साझेदारी को समझौता किया है? तो वो समझौता साथियों किया गया है जापान के साथ। जापान के साथ किया गया है इंडो पैसिफिक। अब देखो ये यहां पर आप देखोगे ना, तो ये जो साथियों वो क्षेत्र हमें देखने के लिए मिला वो प्रशांत महासागर के आसपास हमें देखने के लिए मिला, वहीं से लिया गया है जापान। उगते सूरज की भूमि इसको कहा जाता है। ठीक है, उगते सूरज की भूमि इसको कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान यहां पर रखना है, उगते सूरज की भूमि इसको कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला है, सितंबर 2025 में कौन सा राज्य देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित करने वाला राज्य बना है? तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा? राजस्थान साथियों हमें देखने के लिए मिलेगा। ग्रीन हाइड्रोजन
चक्की के द्वारा अगर चीजें एनर्जी उत्पादन की बात करी जाए तो तमिलनाडु उसमें ठीक ठाक काम कर रहा है। सोलर एनर्जी की बात करी जाए गुजरात साथियों वो बहुत ठीक काम कर रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन की बात करेंगे तो राजस्थान जो है वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। मई 2025 में स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का मुख्य विषय हमसे पूछा गया है। क्या मुख्य विषय है? तो भारत @100 नवाचार से राष्ट्र निर्माण, ये इसका मुख्य विषय है। डिजिटल समावेशन नहीं है, हरित भविष्य हेतु नवाचार भी नहीं है, ये भी नहीं है। भारत @100 नवाचार से राष्ट्र निर्माण, ठीक है भाई। अगस्त 2025 में भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग क्लाउड सेवा जो है किस संस्था के द्वारा शुरू करी गई थी साथियों? तो वो करी गई थी सीडैक पुणे के द्वारा। सीडैक पुणे के द्वारा वो शुरू की गई थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्वांटम कंप्यूटिंग क्लाउड सेवा, ठीक है। अगला होगा सितंबर 2025 में भारत की किस खिलाड़ी ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, तो वो जो है साथियों हमारी है ना भावना पटेल, टेबल टेनिस नहीं, एकता भ्यान क्लब थ्रो, यही ठीक है। एकता भ्यान क्लब थ्रो के द्वारा जीता गया। मनीष नरवाल नहीं है। प्रमोद भगत बैडमिंटन में, ये भी साथियों नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगस्त 2025 में किस भारतीय शहर को यूएन ग्लोबल ग्रीन सिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन हो सकता है भाई? इंदौर, ठीक है। इंदौर जो है साथियों हो सकता है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर अब तक माना जाता रहा है ये, है ना। दूसरा सबसे स्वच्छ शहर सूरत माना जाता रहा है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत की अगर बात करेंगे ये यूटी है, ठीक है भाई। तो इंदौर को ये पुरस्कार मिला है। अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार ने किस नई नीति को स्वीकृति दी जो ग्रामीण युवाओं को रक्षा उद्योग से जोड़ने हेतु जो है कनेक्ट करती है? तो यहां पर अगर हम बात करेंगे साथियों, ये मिशन वीर युवा, मिशन वीर युवा इसका सही आंसर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। जुलाई 2025 में किस भारतीय वैज्ञानिक को यूनेस्को साइंस ल्यूरेट 2025 सम्मान मिला हुआ है? तो वो हो जाएगा कौन सा? डॉक्टर सीमा सिन्हा। डॉक्टर सीमा सिन्हा को साथियों ये पुरस्कार मिला है। भारत में 29 अगस्त 2025 को मनाए गए नेशनल स्पोर्ट्स डे की थीम की अगर हम बात करते हैं तो वो थीम साथियों क्या है? शांतिपूर्ण समाजों को बढ़ावा देने के लिए खेल, ठीक है, ये हो जाएगा इसका। अगला सवाल है 2025 में एक्सरसाइज ला प्रीसियस 25 को भारत ने किन देशों के साथ मिलकर के किया है? तो वो साथियों हमारा भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और फ्रांस के साथ मिलकर के किया है। ये जो है आज के सवाल आपके थे। बाकी आपसे फिर मुलाकात होगी जल्दी ही, ठीक है भाई। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, केजीएस परिवार में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सभी का स्वागत है भाई। और ये आपको पता है कि बिहार दरोगा की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसकी रिकॉर्डिंग हम आपको देते हैं, ठीक है भाई। इसमें प्रश्नों को, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको हम एक्सप्लेन करते हैं। थोड़ा सा टेस्ट नंबर जो 6 है, थोड़ा सा इसमें देरी हो गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, है ना। ये जो है हमने 50 तक सवाल यहाँ पर कर लिए थे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे साथियों तो समझिएगा, ठीक है। 2025 में मिथिला क्षेत्र सीतामढ़ी में कौन सा धार्मिक पर्यटन परियोजना शुरू करने की जो है वो घोषणा की गई थी? तो अगर हम बात करेंगे साथियों, ठीक है, जानकी धाम विकास परियोजना, ये तो नहीं है। जानकी धाम विकास परियोजना शुरू नहीं की गई थी, ठीक है भाई। जनकपुर तीर्थ, ये भी नहीं है। सीता जन्मभूमि मेगा टेम्पल प्रोजेक्ट साथियों ये शुरू किया गया था। अगर हम सीतामढ़ी की बात करेंगे तो ये बड़ा आसान सा भी है कि सीतामढ़ी में सीता जन्मभूमि जो है मेगा टेम्पल प्रोजेक्ट जो है साथियों वो शुरू किया गया था। सी आंसर इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, ठीक है भाई। और देखिए मिथिला पेंटिंग बहुत प्रसिद्ध है इस क्षेत्र की, तो उसका नाम आपको ध्यान रखना है ना, मिथिला पेंटिंग, ठीक है भाई। मिथिला ही बोलते हैं ना उसको, मिथिला पेंटिंग भी इसको कहा जाता है। वो यहाँ की बहुत प्रसिद्ध है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मधुबनी, ठीक है, मधुबनी। और इस मधुबनी चित्रकला का इतिहास भी शायद ऐसा ही होता है कि आपने शायद पढ़ा हो इसको डिटेल में, तो उसमें निकल कर आता है कि मधुबनी का उल्लेख सबसे पहले जो है साथियों जनक को ही दिया जाता है। उन्होंने अपनी बेटी के विवाह के जो है चित्रण कराने से संबंधित, तो वो इतिहास एक जोड़ता है। अब वो कितने, क्योंकि वो ऐतिहासिक है, उसके कोई ऐसे प्रमाण नहीं है, तो लेकिन वो एक इतिहास जोड़ता है मधुबनी पेंटिंग से। तो सीता जन्मभूमि मेगा टेम्पल प्रोजेक्ट इसका सही आंसर
हो जाएगा। 2025 में बिहार के कौन से क्षेत्र को जैविक पर्यटन जोन घोषित किया गया है? तो साथियों वो अनाउंस किया गया होगा सीतामढ़ी दरभंगा मिथिला क्षेत्र को ही, सीतामढ़ी दरभंगा मिथिला क्षेत्र को ही जो है जैविक पर्यटन जोन घोषित किया गया है। ठीक है भाई, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 2025 में आयोजित बिहार दिवस का मुख्य विषय या थीम हमें क्या देखने के लिए मिलती है? तो साथियों हरित बिहार, समृद्ध बिहार, ये तो नहीं है। सांस्कृतिक बिहार और गौरवशाली बिहार, ये 2025 के बिहार दिवस की अगर हम बात करेंगे तो थीम हमें देखने के लिए मिलती है। विकासशील बिहार, ये भी नहीं है। युवा शक्ति, नए बिहार की पहचान, ये भी हमें देखने के लिए नहीं मिलती। तो इसका सही आंसर क्या है? सांस्कृतिक बिहार। देखिए कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ये इस तरीके की चीजें उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उसके आसपास मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र हो गया, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर कल्चर का बहुत डेवलपमेंट हुआ है, तो संस्कृति से संबंधित उसको रखा गया है। ठीक है, आगे अगर हम यहां पर बात करेंगे साथियों तो समझिएगा, ठीक है, अवशेष शक्तियां यानी कि अवशिष्ट शक्तियां जिनको हम कहते हैं वो कनाडा से ली गई हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? कनाडा इसका सही आंसर होगा। समवर्ती सूची का जो उल्लेख है साथियों वो हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहां से लिया गया है वो? ऑस्ट्रेलिया। संसदीय विशेषाधिकार यूनाइटेड किंगडम से लिए गए हैं। संसदीय प्रणाली जो है साथियों वो भी यूनाइटेड किंगडम की ही देन है। संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली जो है वो भी यूनाइटेड किंगडम से ही ली गई है। ठीक है भाई, संसदीय प्रणाली, क्लियर। तो पहले का कौन सा है? दूसरा है, इसमें भी है और इसमें भी है। दूसरे का पहला है, इसमें नहीं है। ए आंसर इसका ठीक हो जाता है। ठीक है, ए आंसर इसका क्या होगा? तो ए आंसर इसका ठीक होगा भाई। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया था? तो साथियों यहां पर अगर हम बात करेंगे, देखो 101 तो नहीं हो सकता क्योंकि 101 जीएसटी से संबंधित है ना। किससे संबंधित है? जीएसटी से संबंधित हमें देखने के लिए मिलता है। किससे संबंधित होगा? जीएसटी से संबंधित होगा, है ना। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये एक इंटीग्रेटेड टैक्स के तौर पर इसको देखा जाता है, तो ये उससे संबंधित है। 102 इसका सही आंसर है ना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला 102 संविधान संशोधन अधिनियम से। ठीक है भाई, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बी आंसर इसका क्या होगा? बी आंसर इसका हमें ठीक देखने के लिए यहां पर मिल जाता है। ठीक है भाई, अगले पॉइंट पर बात करेंगे। भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब लागू किया गया था? तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है साथियों उसको लागू किया गया था कब? 2005 में, है ना भाई, है ना। इसी के तहत एक टीम काम करती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एनडीआरएफ की टीम बोलते हैं, है ना, एनडीआरएफ। ठीक है भाई, एनडीआरएफ की जो टीम है साथियों वो डिजास्टर मैनेजमेंट ही पूरा, जैसे बाढ़ आ गई कहीं, है ना, भूकंप आ गया कहीं, मान लीजिए, तो इस प्रकार की जो चीजें होती हैं तो उसके लिए एनडीआरएफ की टीम साथियों काम करती है। आपदा प्रबंधन से संबंधित वो टीम है। 2005 में इस एक्ट को लागू किया गया था। ठीक है भाई, अगला होगा हमारा नेक्स्ट जो है साथियों वो हमारा है राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है उसका मुख्यालय कहां पर देखने के लिए मिलता है? तो ये बहुत पुराना सवाल है। देहरादून उत्तराखंड में उसका मुख्यालय हमें देखने के लिए मिलता है। देहरादून उत्तराखंड में उसका मुख्यालय हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है भाई, और देखिए देहरादून में ये शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। दून घाटियों को कहते हैं। ठीक है, दून किसको कहते हैं? घाटियों को कहते हैं। तो वहां पर जो घाटियां पाई जाती हैं उनको दून कहते हैं। तो ये देहरादून उसी पर बसा हुआ है उत्तराखंड में। अगर हम आज की बात करते हैं, ठीक है, तो आज जो है साथियों उत्तराखंड दिवस भी है, यानी कि 9 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? 9 नवंबर को हम उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं। 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं। उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है, उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं, क्लियर। ठीक है भाई, दिल्ली में आईसी, वैसे तो कई मुख्यालय हैं लेकिन इन सब के ऊपर एक मुख्यालय है जिसको बोलते हैं ICAR, है ना, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। तो जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है वो साथियों हमारा दिल्ली में है। ठीक है भाई, यानी कि जितने भी वनों से संबंधित, जितने भी पशुओं से संबंधित, जितने भी जंतुओं से संबंधित या जितने भी कृषि से संबंधित जो भी संस्थाएं हैं
वो सब रिपोर्ट करती हैं ICAR को। यानी कि ये सबके ऊपर एक संस्था है जिसका मुख्यालय दिल्ली में हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा होगा? तो भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व जो है साथियों वो है कच्छ का रण। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व हमें देखने के लिए मिलेगा। बायोस्फीयर रिजर्व को हम जैव आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, भारत में टोटल संख्या 18 है। भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? तो भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 18। ठीक है, और यूनेस्को में कितने शामिल किए गए हैं? तो यूनेस्को में शामिल किए गए हैं 12। ये सवाल पूछा गया है भाई, यूनेस्को में 12। सुंदरवन जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व तो है पर सबसे बड़ा नहीं है, तो सुंदरवन आर्द्र भूमि लिख देता हूं मैं यहां पर, और एक पॉइंट बता देता हूं, सुंदरवन आर्द्र भूमि भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि, भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है भाई, है ना? तो भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि ये है। ग्रेट निकोबार साथियों, ये अगर हम बात करेंगे तो ये नीलगिरी भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व हमें देखने के लिए मिलता है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व वो नीलगिरी हो जाएगा। ठीक है भाई, सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा देखो ये जैव विविधता के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। हमें हिरन को संरक्षित करना है, बाघों को संरक्षित करना है, हमें साथियों, है ना, मान लीजिए हमें हाथी को संरक्षित करना है, उसके लिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। ठीक है भाई, है ना? टोटल 18 संख्या है। राष्ट्रीय उद्यान भारत में कितने हैं? तो वो 106 या 7 के आसपास है। वन्य जीव अभयारण्य की संख्या अगर बात करेंगे तो भारत में साथियों कितनी है? तो वो लगभग 565-570 के आसपास है। और रामसर स्थल अब तो 94 हो गए हैं। बिहार में कितने हो गए? 6। ठीक है भाई, तो ये जैव विविधता संरक्षण का मामला है पूरा का पूरा। आगे, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र कोरल रीफ हॉटस्पॉट माना जाता है? अब देखिए, भारत का कौन सा क्षेत्र कोरल रीफ, पश्चिमी घाट पर कोरल रीफ कहते हैं क्या? नहीं। ठीक है भाई, पूर्वी घाट पर नहीं। पूर्वी घाट पर होगा क्या? तो पूर्वी घाट पर भी हमें नहीं देखने के लिए मिलेगा। लक्षद्वीप इसका सही आंसर, और अंडमान निकोबार। कोरल रीफ को बोलते हैं प्रवाल भित्तियां। कोरल रीफ को क्या बोलते हैं? प्रवाल भित्ति। कोरल रीफ को क्या बोलते हैं? प्रवाल भित्तियां इसको कहा जाता है। प्रवाल भित्तियां इसको कहा जाता है। और ये जो प्रवाल भित्तियां इसको कहा जाता है साथियों, ये एक प्रकार के समुद्री जीव होते हैं। ठीक है, एक प्रकार के समुद्री जीव होते हैं। एक प्रकार के समुद्री जीव होते हैं। एक प्रकार के समुद्री जीव ये होते हैं। ठीक है भाई, पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट है तो सही। हॉटस्पॉट का मतलब होता है संवेदनशील क्षेत्र। संवेदनशील क्षेत्र का मतलब है कि जहां पर बहुत ज्यादा जैव विविधता है और ह्यूमन इंटरफियर से, मानव की हस्तक्षेप से वहां पर चीजें खराब हो रही हैं, तो ऐसे क्षेत्र को हॉटस्पॉट क्षेत्र बोलते हैं, तप्त स्थल बोल देते हैं। ठीक है भाई, है ना? तो पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट है। जैव विविधता हॉटस्पॉट, जैव विविधता हॉटस्पॉट जो है वो हमें देखने के लिए मिलता है। तप्त स्थल इसको हम कहते हैं। सुंदरवन तो आपको पता है ये मैंग्रोव वनों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सुंदरी नामक मैंग्रोव वनों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वैसे तो अंडमान निकोबार में भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। लक्षद्वीप प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है, 36 द्वीपों का समूह है लगभग। अंडमान निकोबार पूरा प्रवाल भित्तियों से नहीं बना हुआ, लेकिन यहां पर प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। यह 572 द्वीपों का समूह है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। ठीक है भाई, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ेंगे। प्रसाधन सामग्रियों में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि का एक प्रमुख स्रोत माना जाएगा? तो प्रसाधन सामग्रियों में साथियों अगर हम बात करेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये प्राप्त होती है, और ये ओजोन परत के हानि जो है, ओजोन की परत
ओजोन की परत को क्षय करने के लिए जानी जाती है। ओजोन परत की क्षय करने के लिए जानी जाती है, यानी कि ओजोन के लिए हानिकारक होती है। एसी रेफ्रिजरेटर से भी निकलती है, एसी हो गई, ठीक है, रेफ्रिजरेटर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, उससे ये गैस प्राप्त होती है। उसमें एक फ्रीओन गैस भरी जाती है जो वस्तुओं को ठंडा करने के लिए सहायक होती है, तो उन्हीं में से ये गैस निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड अधजली गैस होती है, दम घोटने वाली गैस होती है, ये वाहनों से निकलती है ना भाई। बहुत सारे वाहन जहां पर होंगे वहां पर कौन सी गैस की अधिकता होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड एक गैस है, ये भी वायुमंडल को जो है प्रदूषित करती है, ओजोन को हानि पहुंचाती है ये गैस, और ये जेट एरोप्लेन से प्राप्त होती है। किससे, जेट एरोप्लेन जब उड़ते हैं तो वो इस गैस को फ्री करते हैं, इसको हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करना है भाई। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे साथियों, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा साथियों हमारा कौन सा, तो दूसरे नंबर पर हमारा आ जाता है यहां पर, ठीक है, दूसरे नंबर पर आ जाएगा अहमदाबाद मिल हड़ताल। दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, अहमदाबाद मिल हड़ताल आ जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर यह आएगा, और सबसे बाद में आएगा असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो पहला, चौथा और दूसरा, तीसरा, बी आंसर इसका ठीक हो जाएगा, बी आंसर इसका ठीक हो जाएगा, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। अगला, 17वीं शताब्दी में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन माना जाता है, तो विलियम हॉकिंस साथियों आया था। विलियम हॉकिंस जो है वो मुगल दरबार में आने वाला अंग्रेज यात्री माना जाता है, ठीक है भाई। आगे बात करेंगे, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर हम यहां पर बात करते हैं तो समझिए, ठीक है, शंकर देव ने असम में एक शरण धर्म की स्थापना करी थी। शंकर देव के द्वारा ही सत्रिया जो नृत्य असम का है उसकी उत्पत्ति मानी जाती है, वो शंकर देव के प्रयासों से उसको जो है मिला। तो इसका मतलब ये असम से संबंधित है, पहला एकदम ठीक है ना भाई। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत सिद्धांत का प्रचार किया था, यह भी ठीक है। कबीर ने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था की निंदा करी थी, यह भी ठीक है। तीनों ही इसके ठीक आंसर हो जाएंगे, है ना। शंकर देव के प्रयासों से सत्रिया नृत्य, तो सत्रिया कहाँ का नृत्य है, तो वो असम का एक शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। तो शंकर देव वाला पॉइंट ठीक है एकदम, कि वो असम में उन्होंने एक शरण धर्म की स्थापना करी थी, ठीक है भाई। असम में बगरुम्बा नृत्य भी किया जाता है, अंबुबाची का मेला वहां लगता है, मतलब उसकी कल्चर थोड़ी ठीक प्रसिद्ध कल्चर मानी जाती है, ठीक है। 1857 के विद्रोह केंद्रों को उनके नेतृत्वकर्ताओं के साथ सुमेलित करें। विद्रोह के केंद्र की बात हो रही है और नेतृत्वकर्ता की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम लखनऊ की बात करते हैं साथियों, तो लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने, बेगम हजरत महल ने किया था। इन्हीं के साथ इनके बेटे भी थे, बिरजिस कादिर, जो नवाब वाजिद अली शाह के बेटे थे, बिरजिस कादिर, ठीक है भाई। और पता है एक चीज और हुई थी, एक सवाल मैंने देखा था, वो सवाल ये था कि अंग्रेजों से, क्योंकि भाई बस तो चल नहीं रहा था, तो इनको अंग्रेजों के द्वारा साथियों दौड़ाया गया, और इन्होंने नेपाल में एक राजा के यहां पर जाकर शरण ली, दोनों जो है माता और बेटे ने, ठीक है भाई। फैजाबाद की अगर हम बात करेंगे साथियों, ठीक है, देखो बरेली की बात करते हैं तो खान बहादुर खान हो जाएंगे, जगदीशपुर आपको पता है कुंवर सिंह हो जाएंगे, और फैजाबाद जो कि अयोध्या वाला क्षेत्र है मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला हो जाएंगे। मैं कुछ और लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए दिल्ली पूछ ले, दिल्ली, तो दिल्ली से जनरल बख्त खां, दिल्ली से कौन, जनरल बख्त खां जो है साथियों, वो उनके द्वारा नेतृत्व किया गया था, है ना भाई, जनरल बख्त खां, ठीक है भाई। अगर हम बात करेंगे प्रयागराज पूछ ले, प्रयागराज, प्रयागराज पूछ ले, तो प्रयागराज से लियाकत अली खां, प्रयागराज से कौन, लियाकत अली खां, लियाकत अली खां, ठीक है भाई। बलिया वगैरह से आप जानते ही हैं, चित्तू पांडे संबंधित नहीं रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं क्रांति की शुरुआत उन्होंने करी, मंगल पांडे उससे संबंधित हैं उधर से। झांसी की बात करेंगे तो रानी लक्ष्मीबाई, बुंदेलखंड भी लिखा आता है कई बार। झांसी की बात करेंगे तो आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई, इसका मतलब पहले का सी यहां पर है, यहां पर है, दूसरे का डी इसमें है, तो बी आंसर इसका ठीक होगा, बी आंसर इसका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है भाई। 1857 की क्रांति की शुरुआत तो उत्तर प्रदेश से हुई, लेकिन इसका अंत कहां पर हुआ यह सवाल भी आता है, तो ग्वालियर में अंत हुआ था,
1858 में 1857 की क्रांति का अंत ग्वालियर में हुआ था, मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना। ठीक है, आप शुरुआत आपको पता हो सकती है, लेकिन कई बार आप किसी से डिस्कस करोगे तो समाप्त वाला जो है वो भी आपको ध्यान रखना है, इसका अंत ग्वालियर में हुआ था। ठीक है भाई, आगे निम्नलिखित में से कौन सा नेता गरम दल से संबंधित नहीं माना जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है साथियों, वो गरम दल से संबंधित नहीं माने जाते हैं। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहते हैं, पंजाब केसरी साथियों इनको कहा जाता है। और पंजाब नेशनल बैंक जो आप में से कई लोगों का अकाउंट होगा ही उसमें, उसकी स्थापना इन्हीं के द्वारा करी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने वाला अधिनियम कौन सा हमें देखने के लिए मिलता है? ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने वाला अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919। आगे भारत सरकार अधिनियम 1935, तो यही ठीक है, 1935 ही ठीक हो। भारत परिषद अधिनियम 1909 नहीं है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 नहीं है। देखो, भारतीय संविधान में जितना भी अभी हमें चीजें देखने के लिए मिलती हैं वो ब्लूप्रिंट है इस अधिनियम का। ठीक है, वर्तमान भारतीय संविधान जो है, वर्तमान भारतीय संविधान ये मान लीजिए आधे से अधिक इसी का ब्लूप्रिंट है, आधे से अधिक जो है इसी अधिनियम का ब्लूप्रिंट हमें देखने के लिए मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसी अधिनियम के तहत हुई है। ठीक है भाई, बहुत सारी चीजें इस अधिनियम के तहत हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। आगे बात करेंगे, अगला है उनके वर्षों के साथ सुमेलित करना है कि कौन से वर्ष में कौन सा जो है साथियों आया था। फिट्स इंडिया एक्ट आपको पता है 1784 में आया था भाई। ठीक है भाई, अगर हम पूना पैक्ट की बात करेंगे, यहां पर पूना पैक्ट की अगर हम यहां पर बात करते हैं साथियों, तो ये जो है ये आया था 1946 में। ठीक है, कम्युनल अवार्ड की बात करेंगे 1932 और कैबिनेट मिशन 1932, ये भी 1932 में ही हमें देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, दो ऑप्शन इसमें मतलब है ऐसे, पर कोई नहीं, ए आंसर इसका ठीक हो जाएगा, ए आंसर इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, फिट्स इंडिया एक्ट जो है वो 1784 में। भारतीय प्रेस और शिक्षा सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथन को आपको बताना है कि क्या आंसर इसका हमें ठीक देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854 में मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए आया था। देखो, इसको नॉर्मली वुड का घोषणा पत्र कहते हैं, बात ठीक है पहली वाली, है ना। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 लॉर्ड लिटन द्वारा पारित किया गया था, जो भारतीय प्रेस को नियंत्रित करने के लिए था। हंटर शिक्षा आयोग 1882 में लॉर्ड रिपन के तहत प्राथमिक शिक्षा के सुधारों के लिए आया था। ये भी ठीक ही है, तीनों आंसर इसके, तीनों ही स्टेटमेंट साथियों इसके हमें ठीक देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है भाई, अगला, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों को उनकी नीतियों घटनाओं के क्रम में गलत युग्म का चुनाव करना है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त का उन्मूलन नहीं किया गया था, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। लॉर्ड वेलेजली सहायक गठबंधन, लॉर्ड डलहौजी व्यपगत का सिद्धांत चलाया था, राज्य हड़प नीति जिसको कहते हैं, तो वो इसके द्वारा चलाया गया था। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का कंसेप्ट दिया था, तो ये तीनों ठीक है, ये गलत है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में आपको देखने के लिए मिलता है, उत्तर प्रदेश में, बिहार से सीमा बनाने वाला जो है जिला है उत्तर प्रदेश का, वहां इसका मकबरा हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है भाई, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस संहिता वगैरह के लिए भी काफी प्रयास किए थे, तो ये उससे जुड़ा हुआ माना जाता है। मुगल प्रशासन में जब्त प्रणाली किससे संबंधित मानी जाती है? तो मुगल प्रशासन में साथियों जब्त प्रणाली राजस्व आकलन से संबंधित मानी जाती है ना, राजस्व आकलन। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात निम्नलिखित संधियों में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है? हमें ये देखने के लिए मिलेगा। ठीक है भाई, वर्साई की संधि जर्मनी, सेंट जर्मेन की संधि ऑस्ट्रिया, ट्रायोनोन की संधि हंगरी, सेवर्स की संधि रूस। सेवर्स की संधि रूस साथियों ये सही नहीं है, ये गलत है। ठीक है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, सोचना है इससे। ठीक है, लोथल और सुरकोटदा दोनों बंदरगाह शहर थे जहां घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, लोथल सुरकोटदा भाई मुझे नहीं लग रहा कि जो है ये बंदरगाह था, और यहां से घोड़े के अवशेष भी प्राप्त नहीं हुए, ऐसा भी गलत है ये।
सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, लेकिन मंदिर का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला। ये बात ठीक है। सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है और सबसे उत्तरी स्थल मांडा है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये कहां पर है? ये जम्मू कश्मीर में है और ये कहां पर है? ये यूपी में है। लेकिन आप पता है उत्तर प्रदेश का जैसे जब भी जीके पढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये सबसे पश्चिमी बिंदु है, लेकिन अगर सिंधु घाटी सभ्यता के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे पूर्वी बिंदु है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा होगा? तो सबसे पश्चिमी बिंदु है सुतकांगेडोर, पाकिस्तान में स्थित है वो, है ना। ऐसे ही इसके बहुत सारे स्थल जो है साथियों हमें देखने के लिए मिलते हैं। बहुत सारे स्थल, जैसे पूछा जाता है बुर्ज होम कहां पर है, जहां मनुष्य और पालतू कुत्ते के एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं, तो वो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। मांडा जम्मू कश्मीर में हो गया आपका, ठीक है भाई। लोथल गुजरात में हो गया, कालीबंगा हो गया, राखीगढ़ी हो गया। तो इस तरीके से ये बहुत सारे शहर, मोहनजोदड़ो हो गया जहां से विशाल स्नानागार मिले हैं, तो ये सभी हमें देखने के लिए मिलते हैं। मराठा प्रशासन में राजस्व विभाग का प्रमुख कौन माना जाता था? तो वो राजस्व का प्रमुख अमात्य उसको कहते थे। पेशवा का मतलब होता था प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री, है ना। पेशवा का मतलब क्या होता था? प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री होता था भाई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। प्रबोधन काल और उससे संबंधित विचारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे, जीन जैक्स रूसो ने सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत दिया जिसमें संप्रभुता लोगों में निहित होती थी, ये बात ठीक है। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है, जिन्होंने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकारों की वकालत करी, ये भी ठीक है। मॉन्टेक्स्यू ने अपनी कृति द स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का समर्थन किया था। तीनों ही बातें एकदम ठीक है। अब देखिए, ये तीनों ही बातें हमसे पूछी गई हैं, तो तीनों स्टेटमेंट ध्यान रखिए, क्योंकि हो सकता है आपसे सीधा सीधा वन लाइनर पूछ लिया जाए। उदारवाद का जनक किसको माना जाता है, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया, इस तरीके की बात है, ठीक है। आइडेंटिटी द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि जो सही सेंटेंस है साथियों उसको हमें पहचानना है। तो ईच ऑफ द बॉयज हैव डन देयर वर्क, देयर वर्क नहीं होगा, हिज वर्क होगा, ठीक है भाई। ईच ऑफ द बॉयज हैज डन हिज वर्क, ये क्यों गलत है? ईच ऑफ द बॉयज हैव नहीं होगा भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ईच ऑफ द बॉयज आया हुआ है, तो यहाँ पर फिर मुझे लग रहा है कि प्लूरल नहीं होगा, वो सिंगुलर बेस पे ही उसको ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बात करेंगे। अगला है हमारा यहाँ पर, ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट है ही सेड आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ही सेड दैट ही कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम, यही आंसर इसका ठीक हो जाएगा भाई। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो पढ़े होंगे ना बचपन में आपने खूब, है ना, ठीक है भाई, है ना। गुरुजी के यहाँ पे ट्यूशन पढ़ने जाते थे ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, ये फेवरेट हुआ करते थे तब, है ना। जब तब उस जमाने में कोई इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और एक्टिव पैसिव बना लेता था, इसका मतलब वो इंग्लिश उसको प्रॉपरली आ गई है। होता था ना, गुरुजी बोलते थे 5 सेंटेंस दे रहा हूं, इनडायरेक्ट बना दो इनका, तो ये पहला ही आंसर इसका ठीक होगा, ठीक है। अगला हिंदी से संबंधित है, तो इसका साथियों अगर हम बात करेंगे, अन्नम ब्रह्मम इत्युपासीत, इस वाक्य में अन्न ब्रह्म किस प्रकार का वाक्यांश है? तो वो साथियों हमारा हो जाएगा कौन सा? तो वो हमें देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर कर्मधारय समास। कर्मधारय समास हमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? कमल, आदमी, चूल्हा या फिर देवता? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चूल्हा साथियों जो है ये अगर हम बात करेंगे तो देशज शब्द है, ठीक है। 2 सुपरफास्ट ट्रेनें T1 और T2 हैं, एक सीधे ट्रैक पर 300 किलोमीटर की दूरी पर हैं और क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। एक ड्रोन है जो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ सकता है ना भाई। T1 के सामने से T2 की ओर उड़ना शुरू करता है, ठीक है। देख रहे हैं आप कितना कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे ही यह T2 तक पहुंचता है तुरंत वापस मुड़कर T1 की ओर उड़ता है और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक ट्रेनें आपस में नहीं टकरा जाती। ड्रोन द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें, ठीक है भाई। तो इतना कहानी पढ़ने के बाद में, और इसका सही आंसर जो आप लगाएंगे वो 240 आप लगाएंगे। इसको एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा, मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इसको आप सॉल्व करिएगा भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। तो ये अगर हम यहाँ पर बात करेंगे साथियों, ठीक है, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर लंबाई वाले पैरों
वाले एक समकोण त्रिभुज में एक वृत्त अंकित किया गया है। वृत्त के क्षेत्रफल का त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात पाई अपॉन 6 है ना, क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 6 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। अगला होगा हमारा, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है यदि वह इसे 30% सस्ता खरीदता है और 60 रुपए कम में बेचता है तो उसे 50% लाभ होता है। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य निकालना है, तो इसका सही आंसर 400 रुपए होगा। ठीक है भाई, मैंने आंसर बता दिया, अगर आप सॉल्व ना कर पाए तो इससे सेटिस्फाई करवा के दिखवा लेना एक बार। ठीक है, इससे सेटिस्फाई करके देख लेना कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई, है ना। आगे बढ़ते हैं। तीन संख्याओं ए बी सी का अनुपात 2:3:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात ये मिल जाता है। संख्या बी का मान हमको ज्ञात करना है साथियों, तो 15 संख्या वो हो जाएगी। 15 संख्या वो हमें देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, वर्तमान ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 4:5 अनुपात हो जाएगा। बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, 20 वर्ष निकल कर आएगी। इस सवाल को आप सॉल्व करेंगे तो 20 वर्ष इसका सही आंसर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करनी है। अगली संख्या 42 होगी इसमें, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, ध्यान क्या रखना है, इसको एक बार सॉल्व करना पड़ेगा, आप कर लीजिएगा प्लीज, है ना। ठीक है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है तथा चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है। आयत के क्षेत्रफल में कुल प्रतिशत परिवर्तन हमें ज्ञात करना है कि वो कितना होता है, तो 8% की वृद्धि होगी। 8% की क्या होगी, वृद्धि। जनसांख्यिकी लाभांश की संकल्पना भारत में विशेष रूप से किस अवधि के लिए लागू मानी जाती है, तो यहां पर अगर हम बात करेंगे 2010 से 2050। ठीक है, जनसांख्यिकी लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको बोलते हैं, है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेत के टीलों को ड्यून्स कहते हैं, ड्यून्स हो गया। ठीक है, तो वो का गठन हवाओं के निक्षेपण से होता है। भारत में बारखान प्रकार के टीलों का सबसे अधिक प्रसार थार मरुस्थल में है। बारखान टीलों की उत्तल भुजा सदैव पवन की दिशा में हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो साथियों इसका ये वाला जो सी आंसर है ये गलत है, बाकी बी सही ऑप्शन होगा इसका, क्योंकि पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है। ठीक है भाई, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कॉफी बेल्ट के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिल जाएगा, तो कॉफी बेल्ट साथियों, कॉफी, अब देखिए उष्णकटिबंधीय 10 से 20 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्र। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन कहां होता है, कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन जो है साथियों वो हमें देखने के लिए मिलता है कहां पर, ब्राजील में। और ब्राजील की खास बात आपने सुनी है, यहां पर उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार होगा, उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार होगा। भाई भूमध्य रेखा ब्राजील से गुजरती है नहीं गुजरती, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से गुजर रही है। दूसरी बात, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यही तो अमेजन वर्षा वन है, यही तो अमेजन वर्षा वन देखने के लिए मिलते हैं। और यही जो अमेजन वर्षा वन है साथियों, आपको पता ही है इनसे ज्यादा घना क्या है दुनिया में। ठीक है, तो यहाँ कॉफी के बागान जो यहाँ पर होते हैं उनको फेजेंडा कहा जाता है ना। कॉफी का यहाँ पर जो बंदरगाह है उसको सेंटोस कहते हैं। भारत में सबसे अधिक कॉफी कर्नाटक में उगाई जाती है। कर्नाटक में नीलगिरी के ढालों पर उगाई जाती है। नीलगिरी के ढालों पर अरेबिका और रोबस्टा कॉफियां उगाई जाती हैं, जो सबसे अच्छी किस्म की कॉफी मानी जाती हैं। बाबा बूदान की पहाड़ियां उन्हीं नीलगिरी का ही एक छोटा सा हिस्सा है कर्नाटक में, तो उन पर हम कॉफी प्रोडक्शन जो है करते हैं। और भारत में सबसे पहले कॉफी बागान भी बाबा बूदान की पहाड़ियों पर ही लगाए गए थे। ठीक है भाई, अगला, रेड रिवर वैली मुख्यतः किस खनिज के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है, तो अगर हम बात करेंगे साथियों, रेड रिवर वैली तांबा के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है, तांबा के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। कैलिफोर्निया तट किस प्रकार की जलवायु का उदाहरण हमें देखने के लिए मिलेगा, भूमध्य सागरी, क्योंकि
ये जो है साथियों भूमध्य सागरीय जलवायु का उदाहरण हमें देखने के लिए मिल जाएगा। समुद्री पश्चिमी तट नहीं, शीत मरुस्थलीय हो नहीं सकता, स्टेपी नहीं है वहां पर, है ना। भारत का पहला सूचना प्रौद्योगिकी आईटी पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? तो साथियों अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तिरुवनंतपुरम इसका सही आंसर होगा। तिरुवनंतपुरम इसका सही आंसर हमें देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा संयोजन ठंडी गर्म धारा के संयोग से बने समृद्ध मत्स्य क्षेत्र का उदाहरण हमें देखने के लिए मिल जाएगा? तो वो कोरेसियो ओयासियो की धारा है, गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, ठीक है, ब्राजील, फॉकलैंड। ठीक है भाई, ये साथियों डी आंसर इसका ठीक हमें देखने के लिए मिलेगा। जो गल्फ स्ट्रीम धारा है इसको यूरोप का कंबल भी कहते हैं। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलने वाली धारा हमें देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है भाई, अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टुंड्रा वनस्पति में पेड़ों का अभाव हमें देखने के लिए मिलता है। ये बात तो साथियों जो है ठीक है, क्योंकि टुंड्रा वनस्पति में वृक्ष नहीं पाए जाते। काई, शैवाल, कवक इस तरीके की वो प्रजातियां होती हैं। स्टेपी घास भूमियां महाद्वीपों के मध्य भाग में पाई जाती हैं, ये भी ठीक है। सवाना घास भूमि सदैव विषुवतीय क्षेत्र में पाई जाती है। सवाना घास भूमि सदैव विषुवतीय क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये साथियों यहाँ पर थोड़ा सा डाउटफुल है, बाकी तो इसके दो आंसर यहाँ पर पहला और दूसरा ठीक हो जाएगा। ठीक है, वैसे उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को ही सवाना कहते हैं, लेकिन अफ्रीका में सदैव यहां पर लगा हुआ है ना, ये गलत है बस। ठीक है, अगला होगा हमारा मिडिल वेस्ट शब्द संयुक्त राज्य अमेरिका के किस पहलू से संबंधित माना जाएगा? तो साथियों ये मक्का उत्पादन से संबंधित माना जाता है। ठीक है, देखिए मक्का का सबसे अधिक उत्पादन जो है अमेरिका ही करता है। अमेरिका के वहां पर जो मक्का है उसको कॉर्न कहते हैं, कॉर्न फ्लेक्स आप सुनते होंगे, है ना, वो ब्रेकफास्ट में जो हम, तो वो कॉर्न यहाँ पर करते हैं, तो मक्का से ही संबंधित है ये। अगला होगा ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? अगर हम यहां पर बात करेंगे, यह अरुणाचल प्रदेश में सियांग नाम से प्रवेश करती है, ठीक बात है। सियांग मिलती है, लोहित नदी मिलती है, फिर आगे ये असम में जाएगी तो ब्रह्मपुत्र कहलाएगी। ठीक है, भारत में इसका प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, ये भी बात ठीक है ना। मानसरोवर झील के निकट से निकलती है और पूर्व की ओर बहती है। यह मानसून में अधिक प्रवाह और शीत में न्यून प्रवाह रखती है, ये बात एकदम ठीक है। और ये भारत की सबसे गहरी नदी भी है। ठीक है भाई, क्योंकि ये नदी मानसून जब आएगा तो इसमें पानी बहुत मात्रा में बढ़ जाता है। इसका उद्गम मानसरोवर झील के दक्षिण में होता है, ये गलत है। दक्षिण में नहीं होता, उत्तर में होता है। दक्षिण में तो राकसताल झील हो गई, तो राकसताल झील हो जाएगी तो वहां से फिर सतलज वगैरह नदियां निकलती हैं, जो सिंधु नदी की सहायक नदियां मानी जाती हैं। ठीक है, अगला है भारत में खनिज तेल के अधिकतम भंडार किस भूगर्भीय युग से संबंधित माने जाते हैं? तो वो साथियों हमारे सेनोजोइक युग से संबंधित माने जाते हैं। सेनोजोइक युग से संबंधित माने जाते हैं। भारत का कौन सा तटीय क्षेत्र चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावशील रहता है? तो वो कोरोमंडल तट है। कोरोमंडल तट जो है साथियों, इसको तमिलनाडु कोस्ट बोलते हैं। तमिलनाडु कोस्ट। ठीक है, तमिलनाडु कोस्ट इसको कहा जाता है। तमिलनाडु कोस्ट इसको कहा जाता है। ठीक है भाई, तो क्योंकि बंगाल की खाड़ी में तमिलनाडु, बंगाली खाड़ी से लगा हुआ आंध्र प्रदेश है, अभी मॉनथा ही चक्रवात आया हुआ था। तो जब लौटता हुआ मानसून आता है, शीत ऋतु आती है भारत में, तो उस समय क्या होता है, बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र के आसपास जो है हाई टेम्परेचर जोन बना होता है, तो उसकी वजह से वहां बहुत सारे चक्रवात हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, कोंकण तट ये महाराष्ट्र का तट है, ये केरल का तट है। ये उठते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। ये उठते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, ये उठते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना हमसे पूछी गई है, कौन सी होगी? तो वो टिहरी जल विद्युत परियोजना है। स्वामी राम तीर्थ सागर बांध कहते हैं। स्वामी राम तीर्थ सागर बांध इसको कहा जाता है। और ये भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर बना हुआ है। भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर बना हुआ है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा अम्लीयता को अधिक सहन कर सकती है? तो वो साथियों कौन सी है? चाय। मृदा अम्लीयता को अधिक सहन कर सकती है ना।
लेकिन ये पानी को बहुत अधिक सहन नहीं कर सकती, इसलिए ढलानों पर इसकी कृषि करी जाती है। अगला है क्वेश्चन, भारत के किस भाग में मानसून के आगमन और वापसी दोनों में सबसे अधिक अंतर हमें देखने के लिए मिलेगा? तो वो राजस्थान। राजस्थान एक तो अरावली के वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, और जब वो अरावली के वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है तो वहां बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चन थे साथियों, है ना। बाकी ये मिल जाएगा आपको, और कुछ कुछ सवाल हैं जिनको हम एक्सप्लेन करते हैं, कुछ कुछ सवाल हैं जिनको नहीं करते, खुद भी थोड़ा सा उसमें आप भी अपने एक्स्ट्रा फैक्टर डाल सकते हैं, और बाकी इसका रिस्पॉन्स आप जरूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।